हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किरायानामा कैसे बना सकते हैं। तो किरायानामा की ड्राफ्टिंग बताने से पहले मैं आपको कुछ विशेष जानकारी दे दूं कि किरायानामा क्यों बनाते हैं। किरायानामा अक्सर देखा जाता है कि हाँ, मान लीजिए हम किसी को अपने मकान किराए पर दे रहे हैं, तो वह व्यक्ति हो सकता है विवादग्रस्त हो, या हो सकता है कि आपको किराया, आप अगर उस मकान को किराए पे दे दें तो वो आपका नियमित रूप से पैसा ना दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उससे किराए के मकान पे निर्माण करना शुरू कर दे, या दूसरे को किराएदारी में दे दें, या कोई इलीगल गतिविधियां करें। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो है किरायानामा दस्तावेज का निष्पादन कराकर अपने पास रख लें, ताकि कभी भी विवाद की स्थिति में इस दस्तावेज से मदद मिल सके। तो चलिए, इसका प्रारूप मैं पहले ही से टाइप करके रखता हूँ ताकि ज्यादा समय ना लगे। तो बताता हूँ मैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा हमें क्या क्या इसमें जानकारी मेंशन करना जरूरी है। इस किरायानामा को आप जब पूरी तरीके से टाइप कर लेंगे और इसको स्टाम्प में इसको प्रिंट करा लेंगे, तो इसको नोटरी से आप इसका निष्पादन करा लेंगे नोटरी के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इकरार करता प्रथम पक्ष लिखा है मकान मालिक, तो जिसका मकान होगा, अर्थात जो मकान मालिक किराए पे दे रहा है अपना मकान, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर नाम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर उम्र लिख लेंगे, जितना साल का वो मकान मालिक है, पिता का नाम लिख लेंगे, इसके बाद निवासी लिखेंगे, जो भी वार्ड नंबर हो। तो यहाँ ग्राम लिख लेंगे, यहाँ थाना लिख लेंगे आप, और तहसील, फिर यहाँ जिला के बाद जो भी राज्य हो, आधार नंबर, उसके बाद इसका लिख लेंगे मकान मालिक का। इसी प्रकार द्वितीय पक्ष किराएदार की पूरी जानकारी यहाँ पर लिखना है। तो उसके आधार कार्ड में जो भी नाम हो किराएदार के, वो लिखेंगे। उम्र देख के आधार कार्ड को ऑनलाइन के माध्यम से चेक भी कर लेंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि जो व्यक्ति को हम किराए पे दे रहे हैं वो वास्तविक व्यक्ति है कि नहीं है। सावधानी रखें। और इसके बाद उसका पूरा पता जो आधार कार्ड में होगा, वो, क्योंकि आप आधार कार्ड में जैसे आधार नंबर से डाउनलोड करेंगे, उसका मोबाइल वेरीफाइड होगा, तो जो साइट पर होगा डिटेल वो पूरी आ जाएगी, तो उससे मैचिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आधार नंबर लिख लेंगे उसका। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे यह कि हम इकरार करता गण निम्नलिखित इकरार करते हैं। इकरार करता गण ये दोनों कहलाएंगे, क्योंकि दोनों इकरार कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट में आप इस जमीन, इस अपना मतलब जो भी मकान है उसके बारे में लिखेंगे कि या कहाँ जमीन पर स्थित है, उसकी डिटेल, किस जमीन पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, हाँ, यही इकरार करते हैं, प्रथम पक्ष मकान मालिक की स्वामित्व की व कब्जे दखल की अराजी खसरा नंबर, यहाँ पर जो भी जमीन हो, अराजी खसरा नंबर आप अपने अनुसार जो भी जमीन हो उस पर लिखेंगे। रकबा, और रकबा यहाँ पर लिख देंगे, हेक्टेयर में रहता है रकबा, हेक्टेयर पर निर्मित यानी ये जमीन का नंबर लिखा है, प्लॉट नंबर, इसको बोलते हैं कब्जे दखल की, क्योंकि उसी जमीन पर ये मकान बना है, इसलिए इसके बारे में नंबर लिख रहे हैं। पर निर्मित आवासीय मकान जो अब यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, तो जो भी आप लिख दें, जो भी शहर में या गांव में मकान जो किराए पे दे रहे हैं वो लिखेंगे, उसके बारे में डिटेल। तो ग्राम, फिर आप थाना और पोस्ट, थाना सब लिखेंगे इसमें, थाना, तहसील, थाना की वो तहसील लिखेंगे, इसके बाद जिला लिखेंगे, फिर राज्य लिख देंगे में स्थित है, जो पूर्ण रूप से कागज किसी प्रकार से विवादग्रस्त नहीं है। यानी इसमें पहला पॉइंट में बताएं कि जो प्रथम पक्ष का जो किराए पर मकान द्वितीय पक्ष ले रहा है किराएदार, वो मकान जो है प्रथम पक्ष की ही है और यहाँ पर स्थित है, इस नंबर की जमीन पर बना हुआ है। और यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, आवासीय मकान जिसका क्षेत्रफल
या क्षेत्रफल भी मेंशन कर सकते हैं। क्षेत्रफल है, और वो मकान किसी प्रकार से देख सकते हैं, लिखा है जो पूर्व से बहुत साफ है। तो पहला आप इसे मकान का डिटेल लिख दिए, कहाँ पर है, कितना बाई कितना में है, और पूर्ण रूप से साफ साफ है। ऐसा नहीं कि प्रथम पक्ष जो मकान दे रहा है वो विवादित हो, उसमें कोई लीगल एक्टिविटी हो या कुछ ऐसा हुआ हो, तो ऐसा भी नहीं है, इसलिए लिखना, ये डिटेल लिखना जरूरी है। दूसरा पॉइंट में चलते हैं, यह कि प्रकृति के द्वारा कंडी के क्रमांक एक में वर्णित आवासीय मकान को द्वितीय पक्ष किराएदार, यहाँ पर किराएदार का नाम लिख लेंगे। मतलब यहाँ पर जो हम क्या मेंशन करेंगे वही किराएदार का नाम रहेगा, यहाँ पर पूरा डिटेल लिख लेंगे। तो आप कितने हजार में दे रहे हैं मासिक किराए पर, वो लिख लेंगे। मान लीजिए 5,000 दे रहे हैं, तो यहाँ पर 5,000, यहाँ पर शब्दों में भी 5,000 आप मेंशन करेंगे। 5,000 रुपए की मासिक दर से किराए पर दे रहा है। किराए की अवधि, दिनांक इतना से जिस तारीख से किराएदारी शुरू होगी। मान लीजिए आज अगर 27 माह अप्रैल है, तो अगर 28 है तो 28 से शुरू करेंगे और काउंट कर लेंगे कि 11 माह कब खत्म हो रहा है। तो 28 से तो 27 अप्रैल तक, ये मान लीजिए 26 अप्रैल तक जाएगा, तो 26 मार्च, सॉरी 26 मार्च तक जाएगा, तो 11 मंथ आप काउंट करके हम मेंशन कर देंगे। तो जनरली 11 माह तक की किराएदारी होती है, इसलिए 11 माह लिखे हैं। तीसरा पॉइंट है यह कि उक्त आवासीय मकान की किराएदारी प्रत्येक माह की प्रथम तारीख से प्रारंभ होकर उसी माह के अंतिम तारीख को समाप्त होगी। इसका मतलब है कि ऐसा माना जाएगा कि 1 से लेकर 30 तारीख तक, यानी पूरे मंथ तक ही किराया किराया जो है देना पड़ेगा। और उसी को मान के चलेंगे कि प्रत्येक माह में, यानी 11 माह का है तो प्रत्येक माह के 1 से 30 तक मान लीजिए, और उसके अगले माह को पैसा देना है, तो ये मान के चलेंगे। इसके इसको मेंशन की। तीसरे में, चौथे में चलते हैं, यह है कि इकरारकर्ता द्वितीय पक्ष किराएदार इकरारकर्ता प्रथम पक्ष मकान मालिक के बगैर अनुमति के उक्त आवासीय मकान पर किसी प्रकार का नवनिर्माण या तोड़फोड़ या स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा। ना ही उक्त मकान किसी अन्य व्यक्ति को किराएदारी पर देगा। द्वितीय पक्ष की किराए किराए के उक्त आवासीय मकान को द्वितीय पक्ष उक्त आवासीय मकान को साफ साफ व स्वच्छ रखेगा और किसी प्रकार कोई गंदगी नहीं फैलाएगा। मतलब ये है कि इसमें द्वितीय पक्ष जो है बिना प्रथम पक्ष के अनुमति के उक्त आवासीय मकान में कोई भी नवनिर्माण या तोड़फोड़ नहीं करेगा या परिवर्तन भी नहीं करेगा। और ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को किराए पे दे दे, ऐसा भी नहीं है। तो और साफ स्वच्छ रखेगा। इसके बारे में चौथा में पॉइंट देख सकते हैं, इसके बारे में लिखा हूँ। पांचवा हम चलते हैं कि ये कि प्रथम पक्ष उक्त आवासीय मकान में लगे विद्युत बिल का भुगतान द्वितीय पक्ष करेगा। यानी बिजली बिल जो लगे उसका जो भी विद्युत का चार्ज आएगा उसको द्वितीय पक्ष देगा। इसके बाद छठवां पॉइंट में चलते हैं, यह कि इकरारदाता द्वितीय पक्ष आवास मकान का उपयोग सिर्फ निवास के लिए करेगा, क्योंकि निवास के लिए ले रहे हैं ऊपर लिखा प्रयोजन, इसलिए किसी प्रकार के अवैध या निंदनीय कार्य नहीं करेगा। तो ये आपको मेंशन करना जरूरी है, ये भी। इसी के सातवें में चलते हैं कि प्रथम पक्ष को उक्त आवासीय मकान की आवश्यकता होने पर 90 दिन की पूर्व सूचना देकर देगा, और सूचना प्राप्ति के उपरांत द्वितीय पक्ष उक्त मकान को बिना व्यवधान को ही खाली कर देगा। तो यदि मान लीजिए प्रथम पक्ष को आवश्यकता है मकान की, तो 90 दिन पूर्व सूचना देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मकान को तुरंत आए और बोले कि खाली कर दो, तो इसलिए उसको नोटिस देना जरूरी है 90 दिन पूर्व, ताकि वो समय पर अपना व्यवस्था करके मकान को खाली कर दे। आठवां पॉइंट पर चलते हैं, ये कि किराएनामा किराएदार के समस्त नियमों का इकरारदार द्वितीय पक्ष पूर्णतः पालन करेगा। यदि द्वितीय पक्ष किराएनामा में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो किराएदारी की निगरानी अवधि के पूर्व स्वतः समाप्त मानी जाएगी। मतलब जो भी शर्त यह किराएनामा में, इसका उल्लंघन अगर किराया द्वितीय पक्ष करता है, तो इसको जो है स्वयं समाप्त माना जाएगा। अर्थात वो किराएदार जो है अ, मकान मालिक का रूम जो है, उसका मकान जो है छोड़ने के लिए बाध्य हो सकता है। इसके बाद नामों में चलते ही है कि
किरायानामा 11 माह के लिए वैध होगा तथा 11 माह की अवधि के पश्चात समय शून्य हो जाएगा। यानी इसकी अवधि जो है 11 माह ही रहेगी। उसके बाद किरायानामा जो है का निष्पादन दोनों पक्ष के सहमति के आधार पर कराया जाएगा और इस किरायानामे पर उल्लिखित शर्त उसके वारिसानों पर भी बंधनकारी होगा। मतलब अगर उसका पिता नहीं है तो बेटा तो किराया का है, अदा करेगा किराएदार। तो ऐसा है। लास्ट में चलते इसके बाद पॉइंट में आता है। आज दिनांक को यहाँ पर आप लिख लेंगे स्थान जहाँ पर नोटरी करा रहे हैं, दिनांक लिख देंगे जिस दिन के है। हम अगर उक्त किरायानामा को पढ़ सुन समझ कर सख्त चित्त स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी भय दबाव के प्रलोभन के किरायानामा दो गवाहों के मध्य हस्ताक्षर समझ अपने अपने हाथ तस्वीर कर दिए सुनत रहे वो जरूरत काम है। इसको लिखने के बाद यहाँ पर आप स्थान डाल देंगे जो भी वो लिख लेंगे और यहाँ पर दिनांक लिख लेंगे। दो गवाह रहेंगे जो उसका यहाँ मेंशन करेंगे। प्रथम पक्ष मकान मालिक जिसका मकान है जो किराए पे ले रहे हैं उसके नाम लिखेंगे और जो किराएदार है जो ले रहा है उसको किराएदार उसका नाम यहाँ लिखेंगे। दोनों साइन रहेंगे दोनों गवाहों के रहेंगे और इसको आपको नोटरी करा लेना है 100 रुपए की स्टाम्प पेपर में। तो जहाँ जैसा जिसका नियम है जो भी रूल है जनरली 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे किरायानामा होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।